ये कहानी है कुर्त रोखांस की, जो कि हीरो पार्टी का एक एरिड बॉय था। पर एक दिन उसकी टीम मेंबर्स ने उसे यूजलेस बोल के अपने पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उसकी कॉम्पैक्ट स्किल जो है वो जीरो थी। उसका दिल टूट गया, पर उस बंदे ने हार नहीं मानी। छोटे मोटे काम से उसने यहाँ पे अपना गुजारा करना शुरू कर दिया, जैसे कि कैसल रिपेयरिंग, माइनिंग और कुकिंग। पर तभी कहानी में ट्विस्ट आया और पता चला कि इसकी नॉन कॉम्पैक्ट स्किल जो है वो ट्रिपल एस रैंक की है। ये कुकिंग में मास्टर शेफ है, बिल्डिंग बनाने में ये प्रो है और मैजिकल टूल बनाने में ये एकदम लेजेंड है। फिर एक दिन एक यूलिशिया नाम की स्मार्ट लड़की ने और कुछ किंगडम के लोगों ने इसके टैलेंट को नोटिस किया और इसे यहाँ पे मैजिक वर्कशॉप का बॉस बना दिया। और बिना कुछ जाने समझे ये यहाँ पे दूसरों से इस किंगडम को बचाने लगा, वो भी बिना किसी शो ऑफ के। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया को दिखाते हुए, जहाँ पे एक बड़ा राक्षस फेनरिल, जो कि पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है, वो एक छोटे से विलेज के ऊपर हमला कर देता है। और विलेज वाले इससे परेशान होकर अपनी गांव की पूरी सेविंग्स लगा के एक ग्रुप को बुलाते हैं, जिनका नाम होता है फ्लेम ड्रैगन फैंग। इस ग्रुप में 3 बड़े हीरोज है। बंदाना एक ऐसी लड़की जो कि जंगल में तीर चलाती है, और मर्फिस एक जादूगर जो कि जादू के मंत्र जानती है, और ग्रनोवर जो कि इनका लीडर है और ये तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छा है। इनके साथ एक 15 साल का लड़का भी होता है, जिसका नाम कुर्त रोखांस होता है, जो कि छोटे मोटे काम करता है, सामान लाना, खाना बनाना या फिर हथियारों को साफ करना। जब ये लोग फेनरिर को हरा देते हैं तो गांव वाले इन सभी की यहाँ पे काफी तारीफ करते हैं, पर इस लड़के को कोई भी नहीं पूछता। फिर कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पे गुरनोवर और उसके साथी मिलकर जब खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें इस विलेज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुरनोवर फिर कुर्त को बोलता है कि जल्दी करो और हमारे लिए नया खाना बनाओ। इस चीज से खुश हो जाता है और उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। और खाना बनाने के बाद वो लोग इसे बोलते हैं कि आज तुम्हारे खाना बनाने का आखिरी दिन था। इसकी बात से ये घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? पर गुरनोवर इससे यहाँ पे गुस्सा होकर बोलता है कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुमसे एक छोटा सा स्लैम भी मारा नहीं जाता, तुम बस हमारी पार्टी के लिए एक बोझ हो। वो इसे बताता है कि दरअसल इनकी पार्टी में सिर्फ 4 ही मेंबर्स रह सकते हैं और उन्हें एक बड़े जादूगर की जरूरत है, इसी वजह से वो लोग इसे निकाल रहे हैं। ये इनसे यहाँ पे गुजारिश करता है, पर गुरनोवर गुस्सा हो जाता है और उसके पेट में लात मार देता है और उसे बोलता है कि चुप कर और अपना सामान पैक कर, यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुम्हें और पीटूंगा। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं, जहाँ पे कुर्त एक रेडी में बैठा होता है। वो हमें बताता है कि मैंने तो बस इस दुनिया को बचाने का सपना देखा था, मुझे लगा था कि मेरी भी कहानी लिखी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर ये हार नहीं मानता और अपनी एक नया सफर शुरू कर देता है। ये फिर शहर के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये हारू वर्क स्टेशन के यहाँ पे जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा नर्वस लग रहा होता है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। तभी एक सुंदर से रिसेप्शनिस्ट इसके सामने आती है और पूछती है क्या वो यहाँ पे किसी काम से है या फिर कुछ और चक्कर है। ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे काम चाहिए। इसकी बात सुन के ये इससे पूछते है कि तुम कहाँ से आए और तुम्हारा नाम क्या है। ये इसे बताता है कि वो यहाँ पे हास्ट विलेज के यहाँ से आया, उसकी उम्र 15 साल है और उसका नाम कुर्त रोखांस है, और वो पहले फ्लेम ड्रैगन फैंग का एक हिस्सा था, जो कि अब एक बड़ा ग्रुप बन चुका है, पर इसे अब वहाँ से निकाल दिया गया है। इसकी बात सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अरे ये तो काफी बुरी बात है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी एक्सपीरियंस इस चीज में काम आएगा। अब यहाँ पे इसका टेस्ट शुरू हो जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार इसके अंदर क्या टैलेंट है। पर रिजल्ट देख के ये उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग के सारे जितने भी स्किल्स होते हैं वो सभी यहाँ पे जी रैंक के होते हैं। इसका मतलब अगर ये स्वॉर्डमैनशिप या फिर मैजिक जैसी कोई सी भी चीज में इंटरेस्ट ले, ये यहाँ पे उस चीज को अच्छे से नहीं कर सकता। रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी घर के काम और ऐसे ही अलग काम के लिए टेस्ट होना बाकी है। पर वो बंदा अभी यहाँ पे कहीं गया हुआ है और वो हफ्ते भर के बाद वापस आएगा। इसकी बात सुन के कुर्ते से बोलता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर इसे यहाँ पे कुछ रेत के कट्टों को उठाने के लिए बोलती है। कुर्त जब उसे छूता है तो उसे लगता है कि उसके शरीर से एनर्जी जा चुकी है, पर वो किसी तरह यहाँ पे उसे उठा देता है। ये काफी ज्यादा भारी होते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि तुमने इतना उठा लिया तो तुम मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से कर लोगे। टाउन के वॉल यहाँ पे रिपेयर हो रहे हैं और उन्हें लोगों की जरूरत है, मेरे हिसाब से तुम वहाँ पे काम कर सकते हो। कुर्त इस चीज से खुश हो जाता है और इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है, बेशक ये कम पैसे वाला काम होता है। ये फिर कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में चले जाता है, पर वहाँ का ठेकेदार जब इसे देखता है तो वो मन मन सोचता है कि 1.5 पसली कहाँ से इस वॉल को रिपेयर करेगा, पर इसे ना चाहते हुए भी इसे रखना पड़ता है, क्योंकि इसके पास लोग कम थे। ये फिर से समझाता है कि इसे कैसे काम करना है और इसे कैसे यहाँ पे सीमेंट को दीवार के ऊपर लगाना है। ये फिर से बोलता है कि मैं दोबारा से 3 घंटे में आऊंगा, जब तक इस वॉल की आधी दीवार ठीक हो जानी चाहिए। अगर तुमने जरा सी भी आलस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। कुर्त के कुछ सवाल होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से वो काम पे लग जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि कुर्त ने यहाँ पे वॉल का आधा एरिया पूरी तरह
कंप्लीट कर दिया होता है। ये देख के ये हैरान होता है, पर कुर्त को लगता है उससे कुछ गलती हुई है। ये फिर यहाँ पे इससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार तुमने ऊपर के यहाँ पे कैसे कवर किए। कुर्त इसे समझाता है, उसने एक डंडी लिया और वो यहाँ पे सीमेंट को लगाते गया, पर ये कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, पर तुम मजाक कर भी नहीं सकते क्योंकि तुमने काम को कंप्लीट कर दिया है। ये फिर ठेकेदार को बताता है कि वो करीब एक हफ्ते तक यहीं पे काम करने वाला है। वो इसे यहाँ पे आज के दिहाड़ी दे देता है और इसे बोलता है कि कल तुम दोबारा से वापस आ जाना। इस चीज से ये काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसने काफी अच्छा काम किया होता है। पर ठेकेदार और उसके लोग अगले दिन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे पूरी वॉल पूरी तरह यहाँ पे कवर हो चुकी होती है। ये देख के वो इसे बोलता है कि कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये इसे पूछता है कि आज तो सिर्फ तीसरा ही दिन है। ये इसे बताता है कि तुम काफी तेज काम करते हो और ये काम गरीबों के लिए। अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम यहाँ पे किसी को भी काम करने नहीं दोगे। तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे एसएस रैंक की है, इसी वजह से तुम्हें कहीं और काम करना चाहिए, जैसे कि रॉयल पैलेस के यहाँ पे। ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। ये फिर इसकी पेमेंट देता और बोलता है कि बाकी पेमेंट इसे बाद में भिजवा देगा। पर कुर्त को लगता है उसने बहाना मारा ताकि वो इसे निकाल सके। ये फिर ये सारी बात क्रिशल को बता देता है, पर क्रिशल से बताती है कि टेक्नीशियन आने में अभी भी थोड़ा समय है। उतने में यहाँ पे एक लड़की एक रिसेप्शनिस्ट से बात करने लग जाती है, तो क्रिशल उसके पास जाती है। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट फिर उसे बताती है कि वो एक माइनर को हायर करना चाहती है ताकि वो उससे माइन करा सके, पर इसमें कंडीशन है कि अगर वो सक्सेसफुल हुई तभी उसे वहाँ पैसे मिलेंगे। इस लेडी का नाम यूलिशिया होता है, पर क्रिशल से समझाती है कि इस कंडीशन के साथ कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा। ये इससे समझाती है कि यहाँ पे अगर उसने सही समय पे टैक्स नहीं भरे तो उसके अमाउंट को यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा। तभी यहाँ पे कुर्त आ जाता है और उसकी बात सुन के ये कहता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारे काम को करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले यहाँ पे माइन में एग्जीक्यूट किया करता था। पर यूलिशिया बोलती है ये तो एक बच्चा है, मैं इसे हायर नहीं कर सकती, मुझे इसकी जगह कोई ड्राफ्ट दे दे या फिर कोई और। ये समझाती है कि उसके लिए आपको 10 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। तो फिर यह आखिर में यहाँ पे कुर्त को लेने के लिए राजी हो जाती है। कुर्त भी इसकी बातों से राजी हो जाता है और इसके साथ काम करने के लिए चली जाता है। आखिर में ये क्रिशल को यहाँ पे शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे उसे काम मिल गया होता है। ये फिर यहाँ से चले जाता है और क्रिशल कुर्त के ख्यालों में खो जाती है। तभी उसकी साथी से बोलती है कि एक बैंक ट्रांसफर आया कुर्त के लिए। ये इसे कहती है कि हाँ उसकी पेमेंट बाकी थी, पर ये 200 गोल्ड कॉइंस की होती है। जो देख के हैरान हो जाती है, इसे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तभी ये सैंड बैग पे यहाँ पे गिर जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पे किसने रख दिया। पर इसके साथी से समझाती है कि वो सैंड बैग नहीं है, उस चीज को यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि ये पता लगा सके कि एक इंसान के अंदर कितना माना है। पर इन चीज को एक्टिव करने के लिए आपको रॉयल मैजिक की जरूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। ये फिर उस बैग को उठाती है और वो काफी आसानी से उठा लेती है और ये सोचने लग जाती है कि आखिरकार कुर्त है कौन। सीन फिर कुर्त और यूलिशिया के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे इसे बताती कि वो दोनों एक ही टेंट पे सोने वाले हैं। पर कुर्त हैरान होकर बोलता है कि हम दोनों एक टेंट पे कैसे सो सकते हैं, आखिरकार मैं इतनी क्यूट लड़की के साथ यहाँ पे टेंट कैसे शेयर कर सकता हूँ। इसकी बात सुन के ये से बोलती है कि बकवास करना बंद करो, पर ये बोलता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, तुम आखिरकार इसे मजाक में क्यों ले रही हो। तो ये इसका कॉलर पकड़ के इसे बोलती है कि बकवास चीजें करना बंद करो, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद यूलिशिया इसे खाना देती है, तो ये पूछता है ये तुमने बनाया क्या। ये इसे बताती है कि हाँ इसे बनाना काफी ज्यादा आसान है, मैंने बस इसे बोल्ड किया है। ये फिर से बताता है कि दरअसल काफी समय के बाद वो किसी दूसरे के बना हुआ खाना खा रहा है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे कुर्त को यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती है, तो वो चेक करता है कि यूलिशिया सो गई कि नहीं। पर ये देखता है कि उसने अपने सारे कपड़े उतार लिए होते, इसी वजह से वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर ये अचानक से उठ जाता है और बोलता है कि मैं भी एक लड़का हूँ यूलिशिया, तुम यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती ऐसे। ये फिर बाहर चले जाता है, पर ये सब यूलिशिया का प्लान होता है। वो बस कुर्त को चेक करना चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं, पर वो एक अच्छा इंसान है, इसी वजह से इसे और ज्यादा टीज करने का फैसला करती है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जहाँ पे इन्हें यहाँ पे और मिल सकते हैं, वहाँ पे ये लोग जाने का फैसला करते हैं। पर ये से बताता है कि क्या तुमने कोई जगह चुन ली जहाँ पे ये लोग यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। ये से बताते कि नहीं, हम किसी भी रैंडम जगह में खुदाई करेंगे। पर कुर्ती से समझाता है कि किसी भी रैंडम जगह पे खोदने से उसे यहाँ पे और नहीं मिलेगा, उसे यहाँ पे कुछ जगहों को चुननी पड़ेगी और उसे पता है कि वो जगह कहाँ पे हो सकती है। ये फिर उस जगह पे इसे ले आता और कुछ ही समय में ये लोग जेमस्टोन को ढूंढ निकालते हैं। इसमें से आधा काम इनका कंप्लीट हो चुका होता है और ये देख के यूलिशिया हैरान होती है। पर कुछ ही देर में ये और भी जेमस्टोन ढूंढ निकालता है और ये चीज देख के यूलिशिया से पूछते हैं हम इसे सेल कर सकते हैं ना। ये इसे बोलता है कि नहीं, अभी हम इसे सेल नहीं कर सकते। इसके बाद सुन के यूलिशिया को लगता है कि शायद से उसे अपना भी शेयर चाहिए, पर कुर्ती से समझाता है कि उसे सबसे पहले इसे मैजिक क्रिस्टल में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी बात सुन के यूलिशिया से बताती कि टाइनी मैजिक क्राफ्टमैन है जो कि ये चीज कर सकते हैं और मेरे हिसाब से वो क्राफ्टमैन हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पर तभी ये देखती है कि कुर्त यहाँ पे उसे मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज देखी हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि लोगों को इसे बनाने में 1 घंटे लग जाते और तुमने सिर्फ 1 मिनट में कर दिया। तो ये से बोलता है कि मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं 1 घंटे तक इसे करता रहूं। इसकी बात सुन के ये समझ आती है इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आखिरकार ये क्या कर सकता है। यूलिशिया फिर शहर जाने का फैसला करती है ताकि वो इन क्रिस्टल को बेच के पैसे कमा सके और अपने टैक्स भर सके। पर कुर्त यहीं पे रहने का फैसला करता है, तो ये से बोलती है वो कल तक वापस आ जाएगी। ये फिर यहाँ पे वापस जाने लग जाती है, पर वो सोचती है कि ये सचमुच काफी ज्यादा क्यूट है। ये फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे ये लोगों को मैजिक क्रिस्टल दिखाती है। इसे देख के यहाँ पे वो बंदा
बंदा इससे पूछता है कि आखिर कौन सा आर्टिलियर ने ये बनाया है, पर यूलिशिया यहाँ पे अपना बैज दिखा देती है, जिसका मतलब ये रॉयल फैमिली को सर्व करती है। इसी वजह से ये इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता और उसी के साथ ये यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके रॉयल किंगडम की यहाँ पे चली जाती है, जहाँ पे ये एक लड़की से मिलने के लिए आती है। इसका नाम मिमिक्यू होता है और ये इसकी पुरानी दोस्त है। ये फिर इसे उस मैजिक क्रिस्टल को दिखाती है, जिस देख के इसे बोलती है कि इसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है, ये काफी कमजोर है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। पर तभी इसे कुछ दिखता है और ये अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद वापस आने के बाद ये इसे बताती है ये इसे 10 गोल्ड में खरीदेगी, जो सुन के हैरान हो जाती है। मिमिक्यू फिर से बताती है कि इस मैजिक क्रिस्टल के अंदर 10 गुना माना है और अंदर का माना ना लिखो, इसी वजह से अंदर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई गई है। ये सब सुन के ये हैरान हो चुकी होती है, पर वो उसे बताती है कि उसके पास 49 और है। इसके बाद ये इसे करीब 500 गोल्ड कॉइंस दे देती है और उसे समझाती है कि इन क्रिस्टल को मेरे शॉप के अलावा किसी को भी मत बेचना, क्योंकि किसी को भी इसके रेट के बारे में पता नहीं होगा और ऊपर से हमारे क्रिस्टल को इतनी ताकत और मैजिक क्रिस्टल की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कौन है जिसने ये बनाया। पर ये से बोलती है कि मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। ये से बोलती है कि क्या तुम इसे अपने हिसाब से मोनोपोलाइज करना चाहती हो। ये बोलती है कि ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये से बोलती है कि यूलिशा, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि मुझे उस इंसान के बारे में सब कुछ बता दो और मुझे पता है कि तुम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे स्टेटस से काफी ज्यादा बड़ी हूँ और हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एडवांटेज ले रही हो अपनी स्टेटस का, जबकि तुम अब यहाँ पे काम भी नहीं करती हो। अगर तुम उसके बारे में हमें बता दो, हम यहाँ पे उसे काफी अच्छे स्टेटस में रख सकते हैं। पर यूलिशा इस चीज के लिए मना कर देती है। वही मन मन में ये सोच रही होती है कि 500 गोल्ड कॉइन ये बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करता, आखिरकार वो है कौन। और ये इस बारे में क्रिशल से पूछने चली जाती है, पर वो भी इससे सेम सवाल पूछती है। फिर ये कुर्त के बारे में इससे पूछती है, पर क्रिशल इसे बताती है कि अपने क्लाइंट को प्रोटेक्शन के लिए उसकी डिटेल्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर यूलिशिया अपने स्टेटस का यूज करती है और उसे फोर्स करती है ताकि ये कुर्त के बारे में सारी चीजें बता दी। इसके बाद में इसे सारी चीजें पता चल जाती है कि उसके स्टेटस में यहाँ पे जी रैंक आया था। तो ये सोचने लग जाती है कि आखिर वो इतना ताकतवर कैसे है। तभी क्रिशल इसे समझाती है कि कुछ दिन पहले उसे उसके काम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने कैसल के वॉल्स को सिर्फ 3 दिन के अंदर यहाँ पे रिपेयर कर दिया था और उसके लिए उसे यहाँ पे 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। ये चीज सुन के यूलिशिया हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि मेरे पास 499 गोल्ड कॉइन्स है, इन्हें भी उसके बैंक अकाउंट में डाल दो। और हाँ, यहाँ पे कुर्द के बारे में कोई भी पूछे तो किसी को भी मत बताना कि आखिरकार वो कौन है। यूलिशिया फिर अगले दिन वापस आ जाती है, पर वो देखती है यहाँ पे एक घर बना हुआ है और ये कुर्द ने बनाया होता है। ये चीज देख के हैरान हो जाती है। कुर्द से पूछती है कि आखिरकार तुमने ये घर एक रात में कैसे कंप्लीट किया। ये बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ के विलेज वाले तो सिर्फ कुछ ही घंटों में इसे बना देते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर यूलिशिया सोचती कि ये चीज नॉर्मल कैसे हो सकती है। सीन फिर गुरनाबर की पार्टी के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे ये लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो काफी बड़ा होता है। गुरनाबर के यहाँ पे फायर पार्क खत्म हो चुका होता है, तो ये बाकी लोगों से मदद मांगता है, पर वो लोग इसकी मदद नहीं कर पा रहे होते और नया लड़का ही इडियट होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इन सबको ऐसा देख बंदाना बोलती है कि ये सब तो गए, इनकी पार्टी अब खत्म हो जाएगी। सीन फिर दोबारा से कुर्द के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे यूलिशिया से बता देती है कि इसे यहाँ पे कोई हायर करना चाहता है, जहाँ पे ये लोगों को सिखा भी सकता है और खुद भी सीख सकता है। पर ये से बोलता है कि कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहे। ये से बताती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस काम को करना चाहोगे क्या। कुर्ते से बोलता है ये ऑफर तो काफी अच्छा है, पर मैं इसे रिजेक्ट करना चाहूंगा। कुर्त मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे दूसरों को यहाँ पे कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और वैसे भी मेरा एक हिस्सा अभी भी फ्लेम ड्रैगन फैंग के यहाँ पे जाना चाहता है। ये फिर से बोलता है क्या तुमने यहाँ पे मैजिक क्रिस्टल बेच के अपने टैक्स पे कर दिया क्या। ये से बताती है कि हाँ, मुझे सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन की जरूरत थी और बाकी सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। ये से बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर यूलिशिया बोलती कि हाँ इसकी जरूरत थी। ये दोनों फिर दोबारा से जेमस्टोन की खुदाई करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे कुर्ते से समझाता है कि 50 मीटर्स के नीचे यहाँ पे खोदना मत, क्योंकि अगर 50 मीटर्स तक यहाँ पे कुछ नहीं निकला तो वो जगह बेकार है और हाँ मैं कहीं और पे खुदाई करने के लिए जा रहा हूँ। यूलिशिया से बोलती कि ठीक है, मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे खुदाई करने पर यूलिशिया को फाइनली एक जेमस्टोन मिल जाता है और वो इसे देख के काफी खुश होती है, क्योंकि वो 3 गोल्ड कॉइन्स बिक सकता है। ये फिर इसे दिखाने के लिए कुर्द के पास जाने लग जाती है ताकि वो इसका मैजिक क्रिस्टल बना सके, वो भी फ्री में। पर जब ये वहाँ पे पहुंचते है तो देखते है कि यहाँ पे एक बड़ी सी खदान होती है और इसको खोदने वाला और कि नहीं वो कुर्द होता है। पर ये से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि तुम्हें क्या मिला। ये से बताता है कि नहीं, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला सिवाय यूजलेस रॉक्स के। ये से कहती है कि ओ ये तो काफी शर्मिंदी वाली बात है। ये फिर यहाँ पे कुछ रॉक्स को फेंक देता है, पर वो चमक रहे होते हैं। तो ये से पूछती है ये सब क्या है। ये से बताता है कि ये मिथरिल है, इसकी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू नहीं है, मैं इसे काफी बार निकाल चुका हूँ, मेरे विलेज में इसे यहाँ पे फेंक दिया जाता था। पर ये सोचती है कि आखिरकार ये से फेंक कैसे सकता है, ये और या गोल्ड या प्लैटिनियम से भी ज्यादा महंगा बिकता है, आखिरकार ये से फेंक क्यों रहा है। यूलिशिया फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन से और की तलाश में हो। ये से बताता है कि ये ऑर्किलियम है और ये देखिए दोबारा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये मेटल ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। कुर्ते से बताता है कि अगर तुम कहीं भी माइन करो तो ये तुम्हें आसानी से मिल सकता है, पर ये से बताती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं, ये कहीं नहीं मिलता। ये से बताता है कि अगर तुम 7 किलोमीटर तक खोदो तो तुम्हें मिल जाएगा। ये बोलती है कि तुमने 7 किलोमीटर वो भी 8 घंटे के अंदर खोदे और वापस भी आ गए। पर अब इसे समझ में आ चुका होता है
कि कुर्द कोई आम इंसान नहीं है, तो ये इससे पूछती कि तुमने शाफ्ट का क्या किया। ये बताता है कि वो खतरनाक हो सकता था, इसी वजह से मैंने उसे दोबारा से भर दिया। ये फिर देखती है कि माउंटेन के दूसरी ओर तक यहाँ पे इसने खुदाई की होती है, जहाँ पे एक रास्ता बन चुका होता है। तो कुर्ते से बोलता है क्या मैं उसे दोबारा से भर दूं? ये से बोलते कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। और यूलिशिया यहाँ पे सभी से पैसे लेने लग जाती है जो भी यहाँ पे इस रास्ते को यूज करता है, और इससे यहाँ पे किंगडम का फायदा होने लग जाता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कुर्द बंदाना से मिलता है और से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे है, पर वो उसे बताती है कि उसे भी यहाँ पे फ्लेम ड्रैगन फैंग से निकाल दिया गया है। सीन फिर कुछ दिन पहले जाता है जहाँ पे गुरनवर रेस्टोरेंट से निकलता है क्योंकि उसे उसका खाना पसंद नहीं आता और वो उस चीज के लिए पे नहीं करता। बंदाना इसे समझाती है वो एक बड़ा रेस्टोरेंट है, उसे पे करना पड़ेगा, पर ये इसे बोलता है कि जाओ और कुर्द को लेके आओ ताकि वो हमारे लिए यहाँ पे मीट पका सके, उसका खाना सचमुच काफी बढ़िया था। ये से बोलती कि ठीक है, ये सब मुझ पे छोड़ दो, और ये इसकी टेलीपोर्टेशन वाली डिवाइस लेके यहाँ से चली जाती है। पर बंदाने ने ये जानबूझ के किया होता है क्योंकि कुछ ही समय में सिपाही उसे पकड़ लेंगे और वो जेल में होगा। पर ये इसे प्रॉमिस करती है कि वो जरूर से उससे मिलने के लिए आएगी क्योंकि वो उसका फॉर्मल लीडर है। प्रेसिडेंट में कुर्ते से बोलता है कि उन्होंने तुम्हें भी फायर कर दिया, अब तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल लगा कि मैं वापस लौट पाऊँ। ये से बोलती कि आखिरकार तुम्हें वापस क्यों ही लौटना है, वो पार्टी अब खत्म हो चुकी है। ये से बोलता है कि नहीं, गुरनोवर को मैं काफी एडमायर करता हूँ, इसी वजह से मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये से बोलती कि ये सब छोड़ो, दरअसल मेरी एक साथी है जिसे यहाँ पे लोगों की जरूरत है ताकि वो उसके अंदर काम कर सके, और वो एक वर्कशॉप है, वहाँ पे तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं और तुम वहाँ पे उनकी मदद करोगे तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। ये शुरू में राजी नहीं होता पर बंदाना किसी तरह इसे यहाँ पे राजी कर लेती है और ये मान जाता है। कुर्द फिर हमें बताता है कि वर्कशॉप ज्यादातर आर्टिलरीज और फैसिलिटीज की वजह से जानी जाती है। ये लोग ज्यादातर यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड, मेडिसिन और मैजिक डिवाइसेस सेल करते हैं और उसे प्रोड्यूस भी करते हैं। और जो यहाँ पे आर्टिलरी की ऑफिशियल हेड है जिनके पास यहाँ पे परमिशन भी है, उनका नाम आर्टिलरी मजिस्टर है, जिनके पास स्पेशल राइट्स है जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कुर्द फिर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे बंदाना ने काम बोला होता है, पर वो यहाँ पे यंग लड़की से मिलता है जिसका नाम मिशेल होता है। वो इसे देख के बोलती है क्या तुम एल्फसन से मिले रहो? ये सब बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम कुर्द है और मुझे यहाँ पे बंदाना ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ये सब बोलती क्या हमें यहाँ पे किसी की मदद की जरूरत थी। मिशेल फिर इसे एक रूम में ले आती है जहाँ से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है और ये किचन होता है। ये सब बताती कि ये जगह काफी समय से साफ नहीं हुई है, प्लीज इसे यहाँ पे तुम साफ कर सकते हो क्या? ये जगह देख के बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो। और ये ऐसे ही करती है। इसके बाद ये यहाँ पे साफ सफाई शुरू कर देता है और करीब 30 मिनट के बाद ये जगह को पूरी तरह साफ कर देता है। पर ये सोचता है कि अब इसे यहाँ पे अगली चीज क्या करनी चाहिए। ये फिर यहाँ पे मिशेल को आवाज लगाता है पर वो कहीं नहीं होती, तो ये एक रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो सोचता है कि मिशेल वहीं पे होगी। ये खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं देता, तो ये गेट खोल के अंदर को जाता है और वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कपड़े बदल रही होती है। जिस चीज के लिए ये इससे माफी मांगता है, ये चीज के लिए इसे माफ कर देती है और उसे बताती है कि उसका नाम लीजल होते हैं और अगर वो लेडी ऑफिलिया को ढूंढ रहा है तो वो बेसमेंट पे है। ये से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। पर तभी इसके पेट में एक निशान देखता है जो कि एक कर्ज का निशान होता है। ये इसे कहता है कि मैं इसे पास से देख सकता हूँ क्या? ये इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद ये इसे छू के देखता है। पर तभी इसके पेट से आवाज आती है, इसका मतलब उसे भूख लगी है। ये चीज देख के कुर्ती से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी कुछ बना देता हूँ। सीन फिर जाता है मिमी को यहाँ पे, जहाँ पे वो बताती है कि इन सब की कीमत 50,000 गोल्ड कॉइंस है। पर इसे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मिथिल और ऑरिक्लम सचमुच रियल है। ये से बोलती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर उसके बारे में यहाँ पे बाहर किसी को पता चला है तो क्या होगा? ये से बताती कि ज्यादा से ज्यादा उसे यहाँ पे लोग असैसिनेट कर देंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना खतरनाक लड़का अब तक छुपा कैसे था, पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या करने का इरादा है? ये सब बताती है कि मैंने सोचा है कि मैं उसे आर्टिलरी मिनिस्टर बना दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे उसे अपने आप के बॉडीगार्ड के तौर पर रखूंगी ताकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूं। पर असल सवाल तो ये है कि इस बारे में उसे पता ही नहीं है, वो हमेशा अपने आप को कम आंक लेता है। सीन फिर दोबारा से कुर्द के यहाँ पे जाता है जहाँ पे ऑफेलिया और मिशेल आ जाते हैं जो कि किचन को इतना साफ देख के हैरान होते हैं। ये फिर से पूछता है कि आप ही लेडी ऑफेलिया हो? ये से बताती है कि हाँ। तो ये इससे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने बिना परमिशन के आपका किचन यूज कर लिया। ये से बोलती है इससे कोई बात नहीं है, पर आखिरकार तुम ये पोर्च यहाँ पे किसके लिए बना रहे हो? ये बताता है कि वो लड़की जो रूम में है वो काफी ज्यादा भूखी लग रही थी, इसी वजह से मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। इसकी बात सुन के ये से बोलता है कि तुम उस लड़की के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, प्लीज इस चीज के बारे में मुझसे प्रॉमिस करो। ये से बोलता है कि हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेडी ऑफेलिया फिर काम के पैसे ऐसे दे देती है और उसे बोलती है कि कल वापस आ जाना। और मनी मन में सोचती है कि आखिरकार मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि मैं लेडी लेसोटे को एक बाहर वाले से मिलने दूं, मुझे अगली बार से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये फिर लेसोटे के यहाँ पे आ जाती है और उसे बोलती है कि आपको ऐसे बाहर नहीं झांकना चाहिए वरना लोग आपको देख लेंगे, आपको हमेशा आपका ख्याल रखना चाहिए। ये फिर इसका कर्ज चेक करती है पर तभी इसका पेट गुड़गुड़ाने लग जाता है। लेसोटे फिर से बोलती है कि ये खाना काफी स्मेल कर रहा है, क्या मैं उसे खा सकती हूँ क्या? ये सब बताती है कि उस लड़के ने इसे बनाया। लेसोटे इसे बोलती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उस लड़के को मैं देख के समझ गई थी कि वो एक बुरा इंसान नहीं है और वैसे भी मेरी बॉडी को ऑलरेडी कर्ज हो रखा है, आखिरकार कौन ही
नहीं मुझे पॉइजन देके मारने की कोशिश करेगा। लिसोते फिर उसे खा लेती है पर उसे कुछ अजीब होने लग जाता है। ये चीज देख के सोचती है कि आखिरकार मैं इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मैंने उस लड़के का खाना इसे कैसे खाने दिया। पर कुछ देर के बाद ये इसे दिखाती है कि इसका कर्ज हट चुका है और ये पूरी तरह क्योर हो चुकी है। ये चीज देख के ये समझ नहीं पाती कि आखिरकार अभी क्या हुआ। और फेलिया फिर इसे लेके मिमिको के पास आ जाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिसोते अपना मास्क उतार देती है। दरअसल ये थर्ड प्रिंसेस है इस जगह की, इसी वजह से ये लोग इसके सामने झुक जाते हैं। मिमिको फिर से पूछती कि प्रिंसेस मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है, पर वो इसे बताती कि नहीं, उनके ऊपर एक पावरफुल कर्स लगाया था और हमें नहीं पता कि आखिरकार वो किसने लगाया था, किसने उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की है। लेडी लिसोते एक लौती संतान है हीज मैजेस्टी और प्रिंसेस फ्रांसोस की, जिनसे उन्होंने शादी की थी, जो कि गोरमुक एम्पायर की बेटी है। प्रिंसेस का होने का मतलब यही है कि दोनों नेशन के बीच में शांति है, पर यहाँ पे कोई इन्हें मार के शांति को तोड़ना चाहता है ताकि वो इन दोनों के बीच में वॉर करवा सके। इसकी बात सुन के मेरे को इसे कहती कि और मैजेस्टी आप सचमुच काफी पावरफुल है, आपने इस कर्ज को तोड़ दिया। ये सब बताती ऐसा कुछ भी नहीं है, एक लड़का आया था, उसने मेरे लिए पॉच बनाया था और उसका नाम कुर्त था, जिस वजह से मेरे ये कर्ज चला गया। और उसकी बात सुन के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि कुर्त ये भी कर सकता है क्या। ये दोनों फिर इनसे पूछते कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम पॉच खाने के बाद बिल्कुल ठीक हुई। ये सब बताती कि हाँ, लेडी ने जैसे ही पॉच खाया उनकी यहाँ पे कर्ज हट गया। ये चीज देखे यूलिशिया सोचने लग जाती है कि अभी सिर्फ एक ही घंटा हुआ है हम दोनों का अलग हुए और तुमने ये सब क्या कर दिया है कुर्त। मिमिको फिर इन्हें बताती कि चलिए अब यहाँ पे कल्प्रिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं जो कि मेरे यहाँ पे सस्पेंशन के रिडार में है। और पहला इंसान है जिसका नाम है सोनोवा रेत्तिका, जो कि फर्स्ट जनरल है रॉयल फोर्स का। और दूसरा इंसान है त्रिस्तान मैनफोल्ड, जो कि बिशप है पोलैंड चर्च का। और तीसरी इंसान है ईसाडोरा आर्कमामा, जो कि थर्ड क्वीन है हीज मैजेस्टी की। ऑफेलिया बोलती है कि त्रिस्तान अपने फॉलोवर से ये चीज करवा सकता है, पर लिसोते बताती कि मेरी मदर भी ये चीज करवा सकती है। इनके यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं होती, इसी वजह से ये बोलती है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार वो इंसान है कौन, और इस चीज के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रैप बिछाना पड़ेगा। मिमिको पूछती कि किस तरह का ट्रैप। ये सब बताती है कि लीजा 15 साल की हो चुकी है, जिसका मतलब वो अडल्ट बन चुकी है और कस्टम डिमांड करे कि वो ट्रेनिंग पे जाए 1 साल के लिए। तो मिमिको पूछती कि इन सब के बीच में ये सब करना जरूरी है क्या। ये सब बताती कि हाँ, हम एक यहाँ पे आर्टिलियर को क्रिएट करेंगे। ये सब बोलती है आर्टिलियर। ये कहती है कि हाँ, हम एक ऐसा आर्टिलियर को क्रिएट करेंगे जो कि फिक्शनल आर्टिल मिस्टर होगा और लीजा वहां पे ट्रेन करेगी। इसी दौरान यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि कौन यहाँ पे लीजा को मरवाना चाहता है। पर मिमिको से बताती है कि अगर वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जितनी बार वो इंसान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा उतना ही हमें उस इंसान के बारे में पता चलता जाएगा। पर उस चीज के लिए हमें यहाँ पे अचीवमेंट चाहिए होगी ताकि हम एटेलियर मिस्टर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवा सके। ये सब बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक एटेलियर मिस्टर है। यूलिशिया फिर इसे कुर्त का बना हुआ मैजिक क्रिस्टल दिखाती है, जो देख के ऑफेलिया हैरान हो जाती है कि इसे कुर्त ने बनाया। कहानी फिर अगली दिन जाती है जहाँ पे कुर्त ऑफेलिया के घर आता है, पर वो देखता है कि ये घर बंद होता है। इसे यहाँ पे मिशेल मिलती है जो कि इसे बताते है कि वो दोनों किसी काम से बाहर गए हैं, इसी वजह से आज इन्हें इसकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज सुनने के बाद ये सोचता है कि जरूर से मैंने ही कुछ गलत किया होगा, पर इसे भूख लगने लग जाती है। इसी वजह से ये रेस्टोरेंट पे आ जाता है और वहाँ पे खाना खाने लग जाता है। तभी एक पार्टी की बात सुनता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक वजन उठाने वाले की जरूरत है क्योंकि उनका एक साथी इंजर्ड हो चुका है। इनकी बात सुन के ये इनके पास जाता है और कहता है कि वो इनके वजन उठा सकता है, पर ये कॉम्बैट में काफी ज्यादा कमजोर है। तभी एक लड़के से बोलती है कि तुम एक बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम वजन उठाने का काम कर सकते हो क्या। पर उसका भाई उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें उसे तमीज से बात करनी चाहिए। ये फिर बोलता है कि मेरी बहन की बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो, पर हाँ, वजन उठाने वाले का काम काफी ज्यादा होता है, जैसे कि तुम्हें 200 किलो तक का सामान उठाना पड़ सकता है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे उठा पाओगे। पर ये नहीं बोलता है कि मैं 200 केजी आसानी से उठा सकता हूँ, अगर मैं तुम दोनों को उठा दूं तो तुम दोनों मुझे काम पे रखोगे ना। और ये एक एक करके इन दोनों को ही उठा देता है और इसे इतना ताकतवर देख के सभी लोग यहाँ पे इसके लिए ताली बजाने लग जाते हैं। ये लोग फिर ऐसा अपना नाम बताने लग जाते हैं, जैसे कि सामुराई का नाम होता है डोजो और जो हैवी वॉरियर होता है उसका नाम कांस होता है और उसकी बहन का नाम होता है सीना, जो कि एक रेंजर है। साथ ही साथ इनका एक साथी होता है बेबिनोके, पर वो बीमार है, इसी वजह से उन लोगों ने इसे काम पे रखा है। पर ये नहीं बोलता कि तुम सबका शुक्रिया कि तुमने मुझे काम पे रखा, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये लोग यहाँ पे हंसते हैं और से बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि तुम काफी आसानी से सामान उठा दोगे। फिर जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो कुर्त के पाँव में एक स्लैम अटक जाता है। सीना इसकी मदद करती है उस स्लैम को मारते हुए और से बोलती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होगे, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैटल की चिंता हम पे छोड़ सकते हो, तुम्हें बस सामान उठाना है। कुर्त थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि पिछली पार्टी हमेशा इसे यहाँ पे ब्लेम किया करती थी उनके फेलियर पे। ये सब फिर डंजोंग के यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे कुर्त को गॉब्लिन की टट्टी दिखती है, जिसे देख के वो यहाँ पे सीना को बुलाता है। सीना इसे बोलती है ये काफी ज्यादा फ्रेश है, मेरे हिसाब से गॉब्लिन आसपास ही होंगे। ये देख के ये लोग इसे समझाते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा गॉब्लिन हुआ तो हम भाग जाएंगे और थोड़े बहुत ही हुए तो उन्हें हम संभाल लेंगे, तो तुम फिक्र मत करो। तभी इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है और सीना उसके ऊपर हमला कर देती है और ये तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। पर उतने में इन्हें एक तरफ से आवाज आती है जो कि काफी सारे
सारे गॉब्लिन्स की होती है, जिन्हें देख के सीना कहती है कि हम उनके सामने नहीं टिक सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तब में कुर्त यहाँ पे एक हिडन कमरे को डिस्कवर करता है और ये सभी एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं, जिसके बाद ये सीना को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। सीना अंदर जाने के बाद उस गेट को बंद कर देती है, पर कुर्त यहाँ पे इसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये इसे बताती है कि वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स है और उन्हें मारना हमारे बस की बात नहीं है। ये इसे बोलता है कि मैं उनका साथ देना चाहता हूँ, पर सीना इसे बताती है तुम तो एक स्लैम भी नहीं मार सकती, तुम बस उन्हें होल्ड बैक करोगे, तो चुपचाप यहीं पे रहो। तभी कांसे से बोलता है कि कुर्त इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना, पर प्लीज मेरे लिए यहाँ पे सीना का ख्याल रख लेना, बाकी चीज यहाँ पे हम संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इन्हें क्या पता था कि दूसरी ओर काफी सारे आयरन ड्रैगन कॉलम्स है जो कि गॉब्लिन से भी खतरनाक है। इन फिर यूलेशिया और लेजोते के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे लोग कुर्त से मिलने के लिए आए होते हैं और लेजोते काफी एक्साइटेड होती है, पर कुर्त के रूम में कोई नहीं होता। तभी यहाँ पे बंदना अपनी आवाज से इन्हें बताती है कि वो नॉर्थ ईस्ट के केव के यहाँ पे गया कुछ एडवेंचर्स के साथ, और इससे पहले यूलेशिया इससे बात करती वो यहाँ से गायब हो जाती है और इसके बाद इसे कुर्त के बारे में चिंता होने लग जाती है। ये फिर लेजोते को इस बारे में बताती है और उसे यहीं पे रहने के लिए कहती है ताकि वो कुर्त को जाके बचा सके। पर ये से बोलती है कि वो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आना चाहती है, क्योंकि उसके पास भी यहाँ पे कॉम्बैक्ट एबिलिटी है। और उसके बार बार कहने पे यूलिशिया इस चीज के लिए मान जाती है और ये लोग फाइनली यहाँ पे डेंजुंग में आ जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद लेजोते यहाँ पे अपने स्किल लॉन्ग सेंस का यूज करती है और उसका यूज करके वो कुर्त को ढूंढने लग जाती है। तभी ये गॉब्लिन के झुंड को ढूंढ निकालती है, जिससे कंस और डोंजो लड़ रहे होते हैं। ये चीज देखे यूलिशिया इनकी मदद करने का फैसला करती है और ये इसके ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगा देती है ताकि वो अपनी एबिलिटी को बूस्ट कर सके। वही कांस और डोंजो जो है वो काफी इंजर्ड हो चुके होते हैं। तभी यूलिशिया आके इन सभी गॉब्लिन को मार देती है। सीन फिर कुर्त और सीना के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे सीना काफी डर चुकी होती है। वो इसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे इस चीज में फंसना पड़ा है। पर कुर्त इसे बोलता है कि आखिरकार तुम किस चीज के लिए घबरा रही हो। ये इसे बोलती है कि वो आयरन ड्रैगन है, वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, हम उसे यहाँ पे नहीं जीत सकते। पर ये इसे बोलता है कि घबराओ मत, मैं उसे यहाँ पे अभी हरा दूंगा और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये इसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो कुर्त। पर कुर्त इनसे डरता नहीं है और इनके ऊपर चढ़ जाता है। डैगर का यूज करके वो इनके शरीर के टुकड़े करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो इन सभी को यहाँ पे तबाह कर देता है, जो देख के सीना को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक ये एक स्लैम तक को नहीं मार पा रहा था और अब ये यहाँ पे एक आयरन ड्रैगन को खत्म कर रहा है। इसी वजह से काफी हैरान होती है। उतने में यहाँ पे यूलिशिया आ जाती है, जो कि इससे पूछती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बताती है कि कुर्त ने मेरे आंखों के सामने पल भर में ही सभी आयरन ड्रैगन को खत्म कर दिया। तभी कुर्त यहाँ पे आ जाता है, जो कि यूलिशिया को देख के काफी खुश होता है और वो उसे बताता है कि कंस और डांजो को प्लीज बचा लो। पर वो उसे बताती है कि वो ऑलरेडी उन दोनों को बचा चुकी है, जिस वजह से काफी खुश होता है और उसका शुक्रिया करता है। पर ये मनी मन सोच रही होती है कि मैंने बचपन में एक लेजेंड के बारे में सुना था कि एक इंसान के पास जी रैंक के एप्टीट्यूड थे, पर उसके स्किल्स और हार्वेस्टिंग की स्किल एस रैंक की थी, जिस वजह से वो सिर्फ डैगर का यूज करके मॉन्स्टर्स को हरा दिया करता था। पर क्या ये सचमुच पॉसिबल है क्या? कंस फिर यहाँ पे यूलिशिया को बोलता है कि मेरी पार्टी को यहाँ पे इस बारे में बताया नहीं गया था कि यहाँ पे एक गॉब्लिन का बड़ा झुंड है जो कि कॉम्बैट ट्रेनिंग के यहाँ से भागा हुआ है। पर हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये से बोलते ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये कुर्त को कहती है कि दरअसल हम यहाँ पे एक आर्टिकल को जल्दी ही क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं एक पर्सनल हेड एडवेंचर की तरह काम करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आके वहाँ पे काम करो। इसी के साथ यहाँ पे बाकी लोगों को भी बोलती कि दरअसल हमें यहाँ पे लोगों की जरूरत है, तो तुम लोग हमारी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। इस चीज से कुर्त काफी खुश हो जाता है। पर जाने से पहले ये से बोलती कि तुम वापस जाने के बाद अपने एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लेना। और इसके बाद सुन के कुर्त सोचता है कि मैं तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के लिए आया था, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी सारी चीजें करूंगा। फिर वापस जाने के बाद मिमिको यहाँ पे रॉयल कोर्ट की तरफ से आती है इसकी यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। कुर्त को इसके ऊपर थोड़ा शक तो होता है, पर वो ज्यादा गौर नहीं करता। इसके बाद इसकी यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो जाती है और इसके जितने भी यहाँ पे चीजें होती है वो सभी यहाँ पे बिलो एवरेज आती है। यूलिशिया फिर इससे पूछती है कि आखिरकार उसके असली एप्टीट्यूड के रैंक कितने थे। ये इसे बताती है कि उसके कॉम्बैट एबिलिटी तो जी थी, पर उसके बाद जितने भी उसके रैंक थे वो सभी ट्रिपल एस थे। मैं क्लियरली तो नहीं बता सकती कि कितना ताकतवर है, पर हाँ वो काफी ताकतवर है और इतना काफी है उसे सीक्रेट आर्टिलरी मिस्टर बनाने के लिए। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस बारे में किसी को भी बाहर पता चला तो काफी गड़बड़ हो सकती है, तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पर इस चीज के बारे में यहाँ पे क्रिस्टल सुन लेती है और ये लोग यहाँ पे उसके साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वो बताती है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना, मुझे माफ कर दो। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी के 3 एपिसोड थे शुरू के। आपको ये कैसे लगे कैसे नहीं, प्लीज कमेंट बताना मत भूलना और ये भी बताना मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। प्लीज कमेंट बता देना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं यहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी अब एक्टिव होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वीडियो घेरूंगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड।